हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का जो कि चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मौर्यकाल। जी हाँ दोस्तों, मौर्यकाल से हम आज 91 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बता दिया गया है कि इसके पहले का जो वीडियो है, यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मौर्यकाल से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मौर्यकाल के टॉप 91 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं आपके लिए। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि मौर्यकाल हम पढ़ने वाले हैं, तो मौर्यकाल का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक का समय मौर्यकाल का माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। डेली एक वीडियो या 2 वीडियो आपके लिए डेली लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चाणक्य थे, चाणक्य के बारे में आपने बहुत सुना है। जी हाँ दोस्तों, वही चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम था जो कि था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते थे चाणक्य को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैकियावेली है, उन मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, उसकी तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अशोक हैं, ये अशोक क्या थे? ये राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दिए थे। उनके बड़े भाई का क्या नाम था? सुसीम था। तो उनकी हत्या कर दिए थे, और किसके लिए किए थे? राज सिंहासन पर बैठने के लिए, राजा बनने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अशोक। अशोक का भाई था सुसीम, जो कि अशोक से बड़ा था। तो अशोक ने क्या किया? उसको मार दिए। मारने के बाद वो गद्दी पर बैठ गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो देखिए फ्रेंड, जो कारुवाकी हैं, कारुवाकी ये सम्राट अशोक की पत्नी को क्या किए थे? प्रभावित किए थे कारुवाकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो देखिए फ्रेंड्स, सम्राट अशोक की कौन पत्नी है? कारावाकी। इनकी कई पत्नियां थी, तो जो कारावाकी पत्नी थी इनकी, इन्होंने क्या किया था? उसको प्रभावित किया था। कौन? सम्राट अशोक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक ने अर्धमागधी शब्द में क्या किया है? अभिलेखों में जो भी उन्होंने लिखा है, वो अर्धमागधी भाषा में लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्धमागधी। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो देखिए फ्रेंड, जो बिंदुसार था, वो विद्रोहियों को कुचलने के लिए, मतलब जो उनका विद्रोही थे, जो इनसे विरोध करता था, उनको मारने के लिए। जैसा कि साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक ने भेजा था तक्षशिला। अशोक को बिंदुसार ने कहाँ भेजा था? तक्षशिला, अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अशोक है ना, अशोक का नाम है देवान पियादसी। क्या नाम है इनका? एक और, देवान पियादसी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौटिल्य या चाणक्य भी कहते हैं, किसका प्रधानमंत्री था? तो देखिए फ्रेंड, जो कौटिल्य है या चाणक्य है, ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो देखिए फ्रेंड, जब अशोक ने कलिंग युद्ध को जीत लिया, कलिंग की लड़ाई में उसको क्या हुई? वो विजय हो गया। तो उसने कौन सा धर्म अपनाया? कौन से धर्म को अंगीकार किया? तो फ्रेंड्स, वो बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन? अशोक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी?
तो देखिए फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार की बात की जा रही है, किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो फ्रेंड्स हैं चाणक्य ही हैं जो कि मुख्य रूप से मदद किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये क्या किए थे? चंद्रगुप्त के शासन में क्या किए थे? मुख्य रूप से मदद किए थे। कौन? चाणक्य ने। नेक्स्ट है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में जो कि सांची में है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये फ्रेंड्स मूर्ति कला है एक, ये किसका निरूपण करता है? ये बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये क्या किए थे? अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने क्या किया था? अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। क्या था? पण। मुद्रा को किस नाम से जानते थे? वो क्या कहते थे? पण नाम से उन्हें कहते थे मुद्रा को। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश का शासक है, अशोक भी है। हमने आपको बताया कि अशोक ने क्या किया था? अपने भाई को मार करके सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद बिंदुसार भी है, ये क्या है? मौर्य वंश के हैं। और जो अजातशत्रु हैं ये मौर्य वंश के शासक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, अजातशत्रु। अब आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अजातशत्रु कौन से वंश के शासक थे। इसमें तो पता चल गया कि मौर्य वंश के शासक नहीं थे। तो आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अजातशत्रु कौन से वंश के शासक थे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? कुणाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस बेस पर ये पुस्तक लिखी गई है? मुद्रा राक्षस, इसकी विषय पूछा जा रहा है। इसका तो विषय क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसी 4 ऑप्शन में से जानते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके बेस पर विषय मुद्रा राक्षस लिखी हुई है। पहला ऑप्शन है, प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। क्या ये ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सही नहीं है। प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में लिखा हुआ है, तो नहीं फ्रेंड्स। बी ऑप्शन है, एक आर्य राजकुमार और एक कलीलाई महिला की प्रेत कथा के बारे में है। ये भी गलत है फ्रेंड्स। सी ऑप्शन है, 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, इसके बारे में नहीं है। डी ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुराभिसंधियों के बारे में है। तो जी हाँ दोस्तों, यही इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राज दरबार थे, राज दरबार में जो दुराभिसंधियाँ थी उनके बारे में ये मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है। इसका विषय ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो देखिए फ्रेंड, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो इसको अशोक ने किया है। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है किसने? अशोक ने किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक का शिलालेख गिरनार में है। जी हाँ, बिल्कुल है। कंधार में भी है, पाटलिपुत्र में नहीं है, टोपरा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और शिलालेख नहीं है पूछा गया है, तो शिलालेख इनका कहाँ नहीं है? पाटलिपुत्र में नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो देखिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इसके चारों ऑप्शन में से आपको बताना ये किसके समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कहीं से भी आप ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स,
क्या है कि अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो किसके समकालीन थे, तो मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये किसके शासन काल में थे अर्थशास्त्र के लेखक, तो ये किसके शासन काल में थे, चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो देखिए फ्रेंड्स नंद वंश के पश्चात जो नंद वंश चला है उसी नंद वंश के बाद, उस वंश के खत्म होने के बाद किस राजवंश ने शासन किया है ये पूछा जा रहा है, तो मौर्य वंश ने किया है। किसने किया है राज, मौर्य वंश ने किया, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो देखिए फ्रेंड्स मौर्य काल का जो समय था तो उस समय सर्वाधिक शिक्षा वाला केंद्र था जो कि था तक्षशिला। क्या था, तक्षशिला में क्या था, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला में, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम है इंडिका, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ, मतलब कोई ग्रंथ है उस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है, तो वो ग्रंथ कौन सा है ये बताना है, तो वह है विशाखदत्त। तो जी हाँ दोस्तों, विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो देखिए फ्रेंड्स स्रोत पूछा जा रहा है, कोई एक स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो वो कौन सा स्रोत है फ्रेंड्स, वही इंडिका, जो जिन्होंने इसे किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इंडिका में क्या हुआ, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो देखिए फ्रेंड जो अशोक का शिलालेख है इसमें कौन सी भाषा लिखी गई है, प्राकृतिक। ये प्राकृतिक भाषा को अपनाते थे और किसको, अर्धमागधी को, तो उन्होंने क्या किया, कुछ शिलालेखों में उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक भाषा का भी प्रयोग किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो देखिए फ्रेंड जो चंद्रगुप्त हैं इन्होंने ही क्या किया था, दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है, तो जो मेगास्थनीज है जिन्होंने पुस्तक लिखा है इंडिका नाम की पुस्तक लिखा है, उन्होंने क्या किया है कि भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में, 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो देखिए फ्रेंड्स अब पता चल गया ना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र हैं, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो फ्रेंड्स राजनीतिक नीतियों पर। किस पर, राजनीतिक नीतियों पर क्या है, अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियों पर ही प्रकाश डाला गया है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो देखिए फ्रेंड्स अशोक के साम्राज्य मतलब अशोक कौन से वंश के शासक थे, मौर्य वंश के शासक थे, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में नहीं था, तो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से बताना है हमें, तो 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग, तो इसमें जो फ्रेंड्स है श्रीलंका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, कौन, श्रीलंका, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो देखिए फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था, पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो देखिए फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में ही पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त ने क्या किया, सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई, फिर उसके बाद राजधानी बना लिया तो उनका महल तो रहेगा, ये तो बात निश्चित है, ये तो होना ही है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि उनका जो महल बना था वो लकड़ी का बना था, किसका बना था, लकड़ी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बराबर का मतलब होता है जहानाबाद जिला, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, तो इनकी गुफाओं का प्रयोग कौन किया है आराम करने के लिए, कौन उसने विश्राम करने के लिए उस गुफा में जाना शुरू कर दिया, तो देखिए फ्रेंड्स जो बराबर यानी जहानाबाद जिला जो है उसमें जो गुफा है उस गुफा का प्रयोग किसने अपने रूप में किया, अपने रूप मतलब आराम करने के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए, तो कौन है जो किया है उस गुफा का प्रयोग उसमें रहने के लिए या आराम करने के लिए, तो फ्रेंड्स जो आजीविकों ने किया है, आजीविकों जो थे उन्होंने क्या किया कि जो जहानाबाद जिला में जो गुफा है उस गुफा का प्रयोग करने लगे रहने बैठने विश्राम करने के लिए, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आजीविकों ने। नेक्स्ट है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था,
तो पश्चिम भारत मतलब आप समझते हैं गुजरात वाला क्षेत्र। तो ये बताना है कि फ्रेंड्स कौन सा अभिलेख है जो साबित करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिम भारत में फैला हुआ था। तो वो अभिलेख है फ्रेंड्स रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो कोई एक ऐसा स्तंभ है अशोक का अशोक ने क्या किया है कि उसमें अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। जी हाँ दोस्तों, भाब्रू स्तंभ में मिलता है कि अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट कहा है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। जैसा कि लिखा हुआ है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, जैसा कि चंद्रगुप्त लिखा हुआ है तो इसमें बताना है इसमें चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त पहला लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्टम भी कहा जाता है। बिंदुसार है, बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्रघात भी कहा जाता है। अशोक है, अशोक को क्या कहा जाता है, अशोक को प्रियदस्ती भी कहा जाता है। चाणक्य है, चाणक्य को अगले नाम से भी जानते हो, कौन सा नाम है, विष्णुगुप्त है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 2314 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2314 सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित कहाँ किया गया, वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया प्रथम भारतीय साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। अब उत्तरांचल क्या है फ्रेंड्स, तो जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था। जी हाँ दोस्तों, क्या था, उत्तराखंड का पहले नाम था उत्तरांचल। तो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, वो बताना है उत्तराखंड में या उत्तरांचल में किस जगह पर उनका वो शिलालेख है। तो फ्रेंड्स वो है कालसी में। जी हाँ दोस्तों, देवप्रयाग भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। केदारनाथ भी है, ऋषिकेश भी है, देहरादून भी है, नैनीताल भी है, ये सब उत्तराखंड में ही है। उसी तरह एक स्थान है कालसी। तो जी हाँ दोस्तों, कालसी में ही अशोक का एक शिलालेख मिलता है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो देखिए फ्रेंड्स, सांची का स्तूप किसने बनवाया है, अशोक ने बनवाया है, जो मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के जो शिलालेख थे उसको पढ़ने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था, जेम्स प्रिंसेप। कौन था, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो देखिए फ्रेंड, जो कलिंग युद्ध की विजय हुई थी किसकी हुई थी, अशोक की हुई थी। उसके बाद क्या कहा जाएगा, क्या कहा जा रहा है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो जी हाँ दोस्तों, ये शिलालेख में लिखा हुआ है, अशोक के शिलालेख में लिखा हुआ है। कलिंग युद्ध की जब लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था तब, और क्षत्रियों जो क्षत्रिय थे उनका। तो इसका जो शिलालेख है इनके कौन से शिलालेख में है, वो शिलालेख 13 है। कौन है, 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शिलालेख 13, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो जब ये मेगास्थनीज भारत में आए तो ये किसी के दरबार में आए, किसके दरबार में आए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अशोक है ना, ये अशोक ज्यादातर जनता के संपर्क में रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अशोक। नेक्स्ट है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो देखिए फ्रेंड, जो अशोक है इन्होंने 261 ईसा पूर्व में क्या किया था, कलिंग को जीत लिया था। कलिंग का युद्ध इन्होंने किया था और विजय भी अशोक ने ही हुआ थे। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जब ये कलिंग को जीत लिए तो इसके बाद अशोक ने क्या किया। तो इसके बाद अशोक ने क्या किया, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिए। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब उन्होंने कलिंग का युद्ध किया तो उन्होंने क्या किया, युद्ध में होता ही एक दूसरे को मारना। तो युद्ध में उन्होंने क्या देखा, ज्यादातर खून बहना हुआ देख लिए, खून बहते हुए देख लिए, मारपीट करते हुए या फिर तलवार से मारना, ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने क्या किया, देख लिया। देखने के बाद वो थोड़ा सा अंदर से उनको भय होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, कलिंग का युद्ध जीता, लड़ा और जीत भी गए। और जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप कहानी के तौर पर इसे पढ़ेंगे तो बहुत ही
आसानी होगा, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। यदि आपको ऐसा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना कर देंगे और एकदम कहानी के बेस पर। तो फ्रेंड्स एक बार दो बार देखेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो हमने आपको बताया है कि किस में है, प्राकृत में है, प्राकृत में और ब्राह्मी में है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अर्धमागधी भी लिखा होता तो हम उसको राइट आंसर कर देते, यदि प्राकृतिक व अर्धमागधी लिखा होता तब भी हम उसको आंसर कर देते, और यदि प्राकृत व ब्राह्मी लिखा हुआ है तब भी ये सही है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, वृषल मतलब होता है निम्न कुल, शब्द का प्रयोग किया है? तो देखिए फ्रेंड्स किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है? तो वो ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। जी हाँ दोस्तों, कौन है? मुद्रा राक्षस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो जी हाँ दोस्तों बताना है। तो चलिए फ्रेंड जानते हैं। पहला संस्कृत व कला साहित्य, जी हाँ दोस्तों सही बात है। सोने के सिक्के, जी नहीं, सोने के सिक्के नहीं चले थे। थर्ड है प्रांतीय विभाजन, तो ये भी बात सही है, प्रांतीय विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है हिंदू कुश तथा साम्राज्य, हिंदू कुश तक साम्राज्य, तो ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 134, 134 इज द राइट आंसर। ये क्या हुआ था? मौर्य नरेश मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके बारे में ये कथन सही है, इन्होंने ऐसा विकास किया है। संस्कृति कला व साहित्य का भी विकास हुआ है, प्रांतीय विभाजन भी हुआ था, हिंदू कुश साम्राज्य भी था। नेक्स्ट है कथन ए क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, कलिंग तो उन्होंने जीत ही लिया तो जोड़ ही तो लेगा। तो पहला ऑप्शन सही है, कथन ए सही है। कारण आर क्या कह रहा है? कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों के नियंत्रित करता था। जी हाँ दोस्तों, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय मार्ग से और समुद्री मार्ग दोनों को नियंत्रित करता था। कौन? कलिंग। कलिंग स्थान का नाम है। तो फ्रेंड्स वहीं पर युद्ध हुआ तो युद्ध का नाम दे दिया गया कलिंग का युद्ध। तो फ्रेंड्स इसमें ए भी सही है, आर भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अशोक के जो शिलालेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक एडिक्ट्स। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं। तो उनमें शामिल है फ्रेंड्स, कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है दूसरा और 13वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कथन ए क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों सही है, कथन ए बिल्कुल सही है। अब कथन आर क्या कहता है? उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। जी हाँ दोस्तों ये भी सही है, कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है, और कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? जी हाँ दोस्तों, किस राज्य देश में मिलता है? तो ये बताना है। तो ये मिलता है मास्की में। कहाँ मिलता है? मास्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अशोक के बारे में गलत है? पहला, इन पर बढ़िया पॉलिश है, इन पर बढ़िया पॉलिश है। तो फ्रेंड्स गलत बात है। देखिए फ्रेंड, अशोक के प्रस्तर स्तंभ को पूछा जा रहा है, अशोक के स्तंभ को पूछा जा रहा है। तो अशोक के स्तंभ जो कि प्रस्तर के ही तो होते हैं, प्रस्तर में होता है पत्थर। तो क्या इन पर बढ़िया पॉलिश है? नहीं है, ये खंडन है, अखंड है। तो फ्रेंड्स अखंड मतलब क्या होता है? नेक्स्ट है स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है। तो जी नहीं दोस्तों, स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार भी नहीं है। नेक्स्ट है ये स्थापत्य संरचना के भाग है। जी हाँ दोस्तों, संरचना के ही भाग है। संरचना मतलब समझते हैं आप, डिजाइन करना, बनाना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना कौन किया है? अशोक ने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वही श्रीनगर फ्रेंड्स जो इस समय जम्मू कश्मीर की राजधानी थी, श्रीनगर थी ना, वही श्रीनगर। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, जैसे कि सूची फर्स्ट में प्रांत लिखा हुआ है और सूची सेकंड में राजधानी लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है उत्तरापथ। अब उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला।
बी है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। सी है अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। डी है प्राची या पूरी प्रदेश भी इसे कहते हैं, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 जो कि सीक्वेंस में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रंथ बताना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा ग्रंथ है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोह के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव में निग्रोह के प्रभाव से प्रभावित हो गए। कौन, अशोक। फिर उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपगुप्त से क्या इन्होंने किया है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। उपगुप्त से लिए हैं कौन, अशोक ने। नेक्स्ट है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। तो देखिए फ्रेंड्स जो मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज ने क्या किया, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। वही पाटलिपुत्र फ्रेंड्स जो इस समय बिहार की राजधानी पटना है। जी हाँ दोस्तों, पटना को पहले पाटलिपुत्र कहते थे और इस समय इसका नाम क्या है, पटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा, पोलीब्रोथा कहा। नेक्स्ट है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एग्रोनोमाई। जो मौर्य काल चल रहा था उस समय जो भी सड़क निर्माण कराने वाले अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था एग्रोनोमाई। तो एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था, सड़क निर्माण अधिकारी के लिए। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो देखिए फ्रेंड्स श्रीलंका का कोई शासक था जो मौर्य सम्राट अशोक जो थे उनका जो आदर्श था उसी तरह वो भी अपने आदर्श को ढालने की कोशिश कर रहे थे। तो यही बताना है कि जो श्रीलंकाई शासक थे वो कौन थे, कौन ऐसा कोशिश कर रहा था अशोक के जैसे बनने के लिए। तो कौन है फ्रेंड्स, टिस से है। जी हाँ दोस्तों, ये श्रीलंका के उस समय शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था अपने जीवन के अंतिम समय में। तो ये कौन से ग्रंथ में मिलता है ये पूछा जा रहा है। तो ये मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। किसमें, परिशिष्ट पर्वन में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष जिसे फिस्कल ईयर कहते हैं ये प्रारंभ होता था। तो फ्रेंड्स किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष शुरू होता था ये बताना है। तो ये होता था फ्रेंड्स जुलाई में। जुलाई महीने को हिंदी में क्या कहते हैं, आषाढ़ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अशोक के शिलालेख में किया गया है भारतीय जातियों का उल्लेख। तो कौन कौन से शिलालेख हैं ये बताना है। तो इनका शिलालेख जो कि है क्रम से बताना है फ्रेंड्स। तो जो इनका शिलालेख पहला चोल जो है इसमें है, फिर उसके बाद पांडे में है, दूसरा पांडे है और तीसरा है सतीय पुत्र। जी हाँ दोस्तों, तीसरा सतीय पुत्र है और चौथा है केरल पुत्र। तो ये चार हैं फ्रेंड्स, पहला तीसरा चौथा पांचवा। इसका राइट आंसर पहला तीसरा चौथा पांचवा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखिए फ्रेंड्स अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो शिलालेख है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने शिलालेख पर ही ज़्यादा बातें लिखी हुई है। नेक्स्ट है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित थी। अशोक के काल में ये नहीं पूछा जा रहा है कि अशोक कौन सा लिपि प्रयोग करता था। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अशोक का जो कार्यकाल चल रहा था उस समय दक्षिण भारत में कौन सी लिपि चल रही थी। तो उस समय दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि चल रही थी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है। तो देखिए फ्रेंड जो अशोक का अभिलेख है ये भारत के उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, मतलब भारत के अलावा भी किसी देश में पाया गया है। तो कौन सा देश है, वो है अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अफगानिस्तान।
नेक्स्ट है अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश में अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालू कासम के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है। तो वो कहाँ की खदानों से निकाला गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश में अशोक स्तंभ बहुत ज्यादा पॉलिश किया गया था जिसे पांडु रंजित बालू कस्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए थे। तो ये कहाँ पर पाया गया, तो कहाँ खुदाई हुई तो इससे पाया गया है। तो ये फ्रेंड्स हुई है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्जापुर। जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर में ही है, मिर्जापुर के समीप है एक चुनार स्थान, वहीं पर पाया गया मिर्जापुर के समीप चुनार में। नेक्स्ट है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है। ऐसा किसने कहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। तो ऐसा कहा है मेगास्थनीज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेगास्थनीज। नेक्स्ट है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। तो किसने किया था फ्रेंड्स, बिंदुसार ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन महत्वपूर्ण स्रोत है जो कहता है कि अशोक कलिंग पर चढ़ाई किया था। तो फ्रेंड्स वो है 13वां, इनका क्या 13वां वृहत शिलालेख है। जी हाँ दोस्तों, अशोक का जो 13वां शिलालेख है जो कि बड़ा शिलालेख है, यही शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक जो है कलिंग पर चढ़ाई किया था। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। तो जब मृत्यु हुई बिंदुसार की उस समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। तो वो थे उज्जैन के। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक का जो भी बातें हैं अशोक की कहाँ मिल रही है, शिलालेख में ही मिल रही है, स्तंभ में ही मिल रही है। तो ये भी बातें मिली है स्तंभ में कि अशोक ने क्या कहा है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो ये कौन से शिलालेख में मिलता है, ये मिलता है पृथक कलिंग शिलालेख में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। तो ये कौन है फ्रेंड्स, कलिंग का पृथक शिलालेख ही है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कलिंग का पृथक शिलालेख। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको हम इसी वीडियो में बताए हैं कि अशोक क्या किए थे, कलिंग का युद्ध किया, उसके बाद उन्होंने कलिंग पर विजय भी प्राप्त कर ली और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ये घोषणा कर दिया था कि अब हम युद्ध नीति छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स यही बात है जो कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अशोक बिल्कुल आपको बताएं कि अशोक क्या थे, अशोक जनता से जुड़े रहते थे, ज़्यादातर जनता के संपर्क में रहते थे। तो अशोक ने यह भी कहा है कि किसी भी समय चाहे मैं खाना खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मतलब या तो मैं अकेले रहूं, कहीं पर बैठा रहूं किसी भी कारणवश, तो किसी भी समय हम क्या कर सकते हैं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। मतलब जो भी लोग हैं, जनता है, पब्लिक है, किसी भी कार्य के लिए किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसी बातें कौन सी शिलालेख में मिलती है, अशोक के कौन से शिलालेख में ऐसी बातें मिलती है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, अशोक का कौन सा शिलालेख है, वो शिलालेख है इनका 6वां शिलालेख। जी हाँ दोस्तों, कौन सा 6वां शिलालेख में ऐसी बातें मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अवरोही क्रम मतलब आप जानते हैं, आरोही मतलब क्रम से जानना, पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा फिर उसके बाद बड़ा। अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर इससे छोटा। तो अवरोही तो हमें बताना है, अवरोही का मतलब क्या होता है, पहले हम सबसे बड़े को बताएंगे फिर उसके बाद उससे छोटे को फिर उसके बाद उससे छोटे को। तो अवरोही बताना है फ्रेंड्स। तो अवरोही हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा हो जाएगा प्रादेशिक फिर राजुक फिर युक्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। अधिकारियों का नाम है फ्रेंड्स, कुछ अधिकारियों का नाम होता था प्रादेशिक, अब तो कुछ से मतलब समझ में आ गया कि हमको अवरोही बताना है, अवरोही का मतलब सबसे बड़ा।
तो जो मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य वंश चल रहा था, तो मौर्य वंश में जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता है, मतलब जो कि सबसे ऊंची पोस्ट होती थी, नौकरी होती थी, जिसे अधिकारी कहते हैं, तो उस अधिकारियों को प्रादेशिक नाम से जानते थे। फिर उसके बाद जो उससे छोटी लेवल की नौकरी होती थी या फिर कहीं अधिकारी होते थे, उनको राजुक नाम से जानते थे। फिर उनसे छोटे वाले अधिकारियों को युक्तक नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। नेक्स्ट है विशिष्ट विष्टि है। विष्टि क्या है? तो विष्टि है फ्रेंड्स बेगारी। क्या है? बेगारी करना। बेगारी करने वालों को विष्टि कहते थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल वाले सीता को क्या कहते थे? कहते थे कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि माना तो यही जाता है, कहते तो यही है, जो भी कहा गया वही हम बता रहे हैं कि मतलब यही माना जाता है कि सीता का जन्म भूमि से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ ही है। जी हाँ दोस्तों, स्तंभ में ही अशोक के सारे बातें मिलती हैं शिलालेख में। नेक्स्ट है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिलता है महास्थान, जो कि बांग्लादेश में इस समय, और एक मिलता है सोहगौरा से, जो कि उत्तर प्रदेश में इस समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महास्थान बांग्लादेश में है, सोहगौरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो जैसा कि अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अंतिम समय में क्या किए थे, अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिए थे। तो अशोक तो बौद्ध धर्म को अपना लिए, तो अशोक क्या करेंगे, बौद्ध धर्म का ही प्रचार करेंगे। तो कहाँ किए? श्रीलंका में किए। तो ये श्रीलंका में किए, तो श्रीलंका में किसे भेजे थे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है महेंद्र। तो जी हाँ दोस्तों, महेंद्र को भेजे थे। बी ऑप्शन है संघमित्रा को भेजे थे। मतलब ए और बी दोनों, महेंद्र और संघमित्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अशोक के मनसेहरा, जो कि पाकिस्तान में इस समय मनसेहरा, एवं शहबाजगढ़ी भी इस समय पाकिस्तान में ही है। तो पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक के मनसेहरा, जो कि पाकिस्तान में है, तो अशोक का जो शिलालेख है, जो कि पाकिस्तान में मिला है, एक मनसेहरा में, एक शहबाजगढ़ी में। तो वही बताना है कि उस शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो उस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। कौन सी लिपि? खरोष्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कहाँ से अशोक के द्विभाषाई, जो कि ग्रीक और अरामाइक है, ग्रीक और अरामाइक को द्विभाषाई कहते हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो द्विभाषाई वाले अभिलेख हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये सर ए कुना, जो कि कंधार कहाँ है इस समय? हमें लगता है कि पाकिस्तान में ही है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कंधार कहाँ पर है। नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखे हैं, ये कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौन? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो अर्थशास्त्र में जो उल्लेखित है सप्तांग, इसमें सप्तांग में शामिल थे, तो ये क्या क्या हैं जो अर्थशास्त्र के सप्तांग में शामिल है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है राजा, फिर उसके बाद क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों, यही 4 बातें हैं, एक राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, जो कि अर्थशास्त्र में सप्तांग में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राजा का कुछ क्षेत्र होगा, पूरा तो क्षेत्र होता नहीं, कुछ दूर तक होता है, राजा हो गए, फिर उसके बाद उनका क्षेत्र हो गया, उनका प्रशासन हो गया, प्रशासन मतलब आप समझते हैं, प्रशासन एवं कोष मतलब उनकी सेना। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का जो समकालीन था तुर्मय, इनका समकालीन था, जिस समय ये शासक थे कहीं के अशोक, उसी समय तुर्मय भी कहीं का राजा था। तो वही बताना है कि तुर्मय उस समय कहाँ के राजा थे।
तो तुरमय उस समय मिस्र के शासक थे। कहाँ के राजा थे? मिस्र के राजा थे। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में डायमेकस, जिसे डीमेकस भी कहते हैं, ये भारत में आए थे। तो किसके शासनकाल में आए थे? ये बिंदुसार के शासनकाल में आए। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम मिलता है, उनके नाम का उल्लेख हुआ है? तो कौन है? गुर्जरा में जो उनका अभिलेख है उसमें क्या मिलता है? अशोक का नाम मिलता है। गुर्जरा कौन सा अभिलेख है? गुर्जरा अभिलेख है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, गुर्जरा में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे मौर्यकाल से रिलेटेड टॉप 91 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में सारे प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, आप वहाँ से सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।